आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट पर। ये जो सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है ये क्लास 12 का है और पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो चलिएगा, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्टेट ऑफ मैटर देख लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर है, जो मैटर है उसकी तीन मेन स्टेट होती है। एक का नाम है सॉलिड, दूसरे का नाम है लिक्विड और जो तीसरी स्टेट है उसका नाम है गैस। दो स्टेट अभी और डिस्कवर हुई अभी, एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरी का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या नाम है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मैटर जो है उसकी जो मेन स्टेट है वो तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो स्टेट और है मैटर की, एक का नाम प्लाज्मा है और दूसरे का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है हम लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है, तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है सॉलिड, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो एक कौन है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा कौन है? अमॉर्फस सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो भी चार तरह के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जो दूसरा होता है वो आयनिक सॉलिड होता है। तो दूसरा कौन है? आयनिक सॉलिड। और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है, जो थर्ड है उसका नाम है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम होता है नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं इसको। तो ये नेटवर्क सॉलिड हो गया। जो नेक्स्ट होता है उसका नाम होता है मेटालिक सॉलिड होता है। क्या होता है? मेटालिक सॉलिड होता है। तो भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड होते हैं। अब मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं वो भी फर्दर तीन तरह के होते हैं। एक का नाम होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एक तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो दूसरा कौन होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। और जो तीसरे वाला होता है उसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो देखिएगा हमारे सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन फर्दर चार तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड और मेटालिक सॉलिड होते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर तीन तरह के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो देखिएगा हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एमसीक्यू के भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं तो देखिएगा क्या है।
चलिए तो बताइए स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है? मेनली 3 होती है। एक का नाम क्या है? सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी कौन होती है? गैस होती है। 2 और स्टेट है, एक का नाम प्लाज्मा है और दूसरी का नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। अब सॉलिड भी 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और कौन होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन 4 तरह के होते हैं और मॉलिक्यूलर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तो अब हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं किसके बीच में? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हैं एक तरफ, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग ले रहे हैं अमॉर्फस सॉलिड ले रहे हैं। तो एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरी तरफ हम लोग अमॉर्फस सॉलिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अमॉर्फस सॉलिड ले रहे हैं। देखिएगा, जो पहला पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो ये है कि दे हैव ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है? दैट इज दे हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट, they have a regular arrangement of constituent particles, arrangement of constituent particles। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे ये सॉलिड बने हुए हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। क्या रहता है? रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। तो अभी समझेंगे, ठीक है? थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो ये जो अमॉर्फस होते हैं दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दैट इज they have a irregular, that is they have a irregular arrangement, that is they have a irregular arrangement of constituent particles। तो क्या मतलब है समझते हैं? देखिए, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका एक इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, तो इनडेफिनेट ऑर्डर में होते हैं या कहीं इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो देखिए समझते हैं, हम लोग एक सॉलिड बना रहे हैं और उस सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो मान लेते हैं ये सॉलिड है, ये एक सॉलिड बना रहे हैं। इस सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ए और बी है। कौन है? ए और बी, ए और बी। तो बना लिए हम लोगों ने। चलो 4 ही बना लेते हैं। तो 4 बना ली है। देखिए, इधर भी हम लोग बी बना देते हैं, इधर ए बना देते हैं, इधर बी बनेगा और इधर कौन बनेगा? ए बनेगा। इधर कौन है? ए है, इधर बी है, इधर ए है और इधर कौन है? बी है। तो मैं एक सॉलिड ले रहा हूं, उस सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं और ये सॉलिड बना है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जो कौन है? ए है और कौन है? बी है। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं। देखिए, मैंने एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया है, एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया है जिस सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ए और बी है। कौन है? ए और बी। ए और बी आपस में जुड़े हैं बॉन्ड से। ये लाइनें जो है वो बॉन्ड भी मान सकते हैं आप, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मान सकते हैं। तो बताइए, जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ए और बी। यदि हम लोग इधर से एक लाइन को ड्रॉन करते हैं, तो इस लाइन को ड्रॉन कर रहे हैं तो इस लाइन में कौन आ रहा है सर? ए ए आ रहा है। तो इस लाइन में ए ए आ रहा है, कहने का मतलब है कि ए ए का क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। मतलब काफी दूर तक ए ए ही आ रहा है, इसके बीच में कोई खचेड़ फैलाने के लिए बी नाम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं आ रहा है। तो मतलब एक रेगुलर क्या है? अरेंजमेंट है। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ
कि ए नाम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इस लाइन में ए ही आ रहा है, खचेड़ फैलाने के लिए कोई बीच में बी नहीं आ रहा है। यदि हम इधर से कोई लाइन डालें तो इस रास्ते में कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर यदि इसमें चलें तो बी का एक लॉन्ग रेंज क्या है, ऑर्डर है, या कहें कि जो बी है उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, काफी दूर तक। इसके बीच में बी के बीच में कोई भी ए नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप और भी डाल सकते हैं। यदि यहां से डालें इस तरह से तो इस बीच में कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस रास्ते में बी ही आएगा, बी का लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि काफी दूर तक ए ही चल रहे हैं, या काफी दूर तक बी ही चल रहे हैं, या कहने का मतलब है कि काफी दूर तक एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या है, अरेंजमेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर के अंदर होता है। तो ऐसा नहीं काफी दूर तक ए ही रहेगा, बी नहीं आएगा कोई भी। इस साइड में चले तो बी ही रहेगा, कोई ए नहीं आएगा। इस साइड से चले तो बी ही आएगा, ए नहीं आएगा। अब इधर देखिए अमोर्फस में, तो अमोर्फस में बना रहे हैं हम लोग, तो ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इधर बी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और कौन है, बी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इसी तरह से यहाँ बी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, बी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ए रख देते हैं, फिर इस बीच में ए रख देते हैं, और इधर बी रख देते हैं, और इधर फिर बी रख देते हैं। समझिएगा, इधर बी आ गया है, फिर इधर ए आ गया है, और इधर बी आ गया है, और इधर ए आ गया है, ये आ गया। अब यदि हम यहां से लाइन ड्रॉन करें, इधर से एक लाइन खींचे, तो यहां से यहां तक ही ए आ रहा है। इसके बीच में खचेड़ फैलाने के लिए कौन आ गया है, बी आ गया है। तो मतलब ए का क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। कहने का मतलब ये है कि जो ए है वो थोड़ी दूर तक ही उनका रेगुलर अरेंजमेंट है, उसके बीच में बी आ चुका है, बी घुस चुका है। यदि हम इधर से देखें तो इस लाइन में बी भी यहां तक आ गया है, और उसके बाद कौन आ गया है, ए आ गया है। तो कहने का मतलब है कि बी का क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। जो बी है वो बस शॉर्ट रेंज तक है, मतलब थोड़ी दूर तक है। उसके बीच में कौन आ गया है, ए आ गया है। ये भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ए का थोड़ी दूर तक तो रेगुलर अरेंजमेंट था, उसके बाद बी आ गया है, तो रेगुलर अरेंजमेंट क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है कि एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है एक जैसा, वो कुछ दूरी तक रहता है, उसके बाद वो जो अरेंजमेंट है या वो एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। देखिए आप ए कुछ दूरी तक चला, उसके बीच में बी आ गया खचेड़ फैलाने के लिए, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये है कि इनका इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है इसमें वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते, इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो कुछ दूर तक तो ए चलेगा, फिर उसके बीच में खचेड़ फैलाने के लिए कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। कौन आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा। बट जबकि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है, यदि एक दिशा में ए चल रहा है तो काफी दूरी तक ए ही चलेगा, उसके बीच में कोई भी खचेड़ फैलाने को भी नहीं आएगा। तो बताइए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि अमोर्फस जो सॉलिड है उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का विद इन ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट ये होता है, दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो दैट इज, इसका मतलब है दैट इज दे मेल्ट इन, दैट इज दे मेल्ट, दैट इज दे मेल्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज दे मेल्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इधर भी लिख देते हैं फिर समझते हैं। दे डू नॉट हैव ए, they do not have a sharp melting point, they do not have a sharp melting point, that is they melt at any temperature। तो देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं।
कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही पिघलते हैं। तो इनका टेम्परेचर जो है वो एकदम फिक्स है। कौन सा टेम्परेचर? मेल्टिंग पॉइंट का। तो दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसका मतलब ये है कि दे मेल्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं, ना तो उससे ऊपर मेल्ट होते हैं और ना उससे नीचे मेल्ट होते हैं। दे डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि दैट इज दे मेल्ट एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे क्या कर जाते हैं? मेल्ट कर जाते हैं। तो इनका कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट ये होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर कोल्ड ट्रू सॉलिड होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड कहते हैं। तो दे आर ट्रू सॉलिड होते हैं, तो ये ट्रू सॉलिड होते हैं। इनको क्या कहते हैं? दे आर कोल्ड सीडो सॉलिड। तो इनको हम लोग सीडो सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडो सॉलिड होते हैं। तो दे आर कोल्ड सीडो सॉलिड, फॉल सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रू सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं, जबकि इनको हम लोग सीडो सॉलिड भी कहते हैं। पी साइलेंट है यहाँ पर। तो इनको हम लोग सीडो सॉलिड भी कहते हैं, फॉल सॉलिड भी कहते हैं, या फिर हम लोग इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, दे गिव यूनिफॉर्मली, दे गिव क्लीन कट विद नाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस तरह के सॉलिड को चाकू से काटते हैं, तो चाकू से काटने पर ये क्या देते हैं? क्लीन कट देते, एकदम चिकना कट देते हैं, है ना। तो जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था, तो इसको बीच में से काट दिया है, तो काटने के बाद ये कट मिला है, सरफेस मिला है, ये एकदम क्लीन होता है। इसमें कोई रफनेस या इसमें कोई खुरदरापन नहीं होता है। तो बाबू जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे गिव ए क्लीन कट विद ए नाइफ होते हैं। तो यदि हम इनको चाकू से काटते हैं तो ये क्लीन कट देते हैं, या कहें कि दे गिव ए यूनिफॉर्मली क्लीवेज होते हैं। तो यूनिफॉर्मली क्लीवेज देते हैं। यूनिफॉर्मली क्लीवेज का मतलब होता है एक जैसा कट देते हैं। तो ऐसा नहीं कि चाकू में कहीं से थोड़ा आगे को कट गया पीछे को, ऐसा नहीं, कोई खुरदरा कट या कोई रफ कट नहीं देते। तो इनको काटेंगे तो ये क्लीन कट देते हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं दे गिव ए इरेगुलर कट, या कहें हम लोग रफ कट। दे गिव ए इरेगुलर कट या कहें रफ कट विद नाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग अमॉर्फस सॉलिड को काटते हैं चाकू से, तो ये आपको इरेगुलर कट देते हैं या रफ कट देते हैं। किसके साथ? चाकू के साथ होते हैं। तो यदि आप लोगों ने इनको चाकू से काटा तो ये खुरदुरा कट देंगे आपको, या क्या देंगे? रफ कट देंगे। कैसा कट देंगे? रफ कट देंगे। तो देखिएगा, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इधर से, चलिएगा देखिएगा। दे गिव इरेगुलर कट, या कहें कि क्या देंगे? रफ कट देंगे। कैसा देंगे? रफ कट देंगे। किसके साथ? विद नाइफ होते हैं। तो यदि इनको चाकू से काटेंगे तो ये आपको रफ कट देते हैं। तो समझिएगा जैसे इधर है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको चाकू से काट दिया आपने, तो कैसा कट देता है? रफ कट देता है। तो इस तरह से रफ कट मिलेगा आप लोगों को। तो कैसा मिलेगा? रफ कट मिलेगा। खुरदुरा सरफेस आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो कैसा मिलेगा? रफ कट मिलने वाला है। चलिएगा, तो बताइए मेरे को, यदि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाइफ से काटते हैं तो कैसा कट मिलता है? क्लीन कट मिलता है। और जबकि हम लोग अमॉर्फस सॉलिड को काटते हैं तो कैसा कट मिलता है? रफ कट मिलता है, ये इरेगुलर कट देता है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्लीन क्लीवेज कट देते हैं विद नाइफ। तो कैसा देते हैं? क्लीन क्लीवेज कट देते हैं विद नाइफ। जबकि अमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं वो कैसा देते हैं? रफ कट देते हैं, ये इरेगुलर कट देते हैं। किसके साथ? नाइफ के साथ देते हैं।
चलिएगा, तो 4 पॉइंट हम लोगों ने लिख दिए हैं, इसके बाद हम लोग आगे लिख रहे हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों पॉइंट को। तो बताइए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका कैसा ऑर्डर होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, उनका एक रेगुलर क्या रहता है? अरेंजमेंट रहता है। अमोर्फस जो सॉलिड होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है उनका। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अमोर्फस सॉलिड में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है। कैसा रहता है? इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है। चलिएगा, दूसरा क्या होता है? इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्रिस्टलाइन वालों का, और उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो ये है कि यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप लोग चाकू से काटते हैं तो वो क्लीन कट देते हैं नाइफ के साथ, और वो रफ कट या इरेगुलर कट देते हैं विद नाइफ देते हैं। तो कैसा देते हैं? रफ कट देते हैं, ये इरेगुलर कट देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो पांचवा पॉइंट है, दे आर एनाइसोट्रॉपिक, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब आपको बताते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है। तो एनाइसोट्रॉपिक नेचर क्या होते हैं? तो एनाइसोट्रॉपिक नेचर को बताते हैं। तो इसका मतलब ये है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज like refractive index, the physical properties like refractive index and electrical conductivity are different within the structure from different directions। समझिएगा क्या मतलब है? देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। कैसा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर? एनाइसोट्रॉपिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो डिफरेंट होती है विद इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होती है अलग अलग डायरेक्शन से। क्यों होती है अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। तो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, अलग अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या आती है? डिफरेंट आती है। तो बताइएगा मेरे को कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। और एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो अलग अलग होती है स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग डायरेक्शंस में। और इसकी वजह ये है क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? अलग अलग है, जिस वजह से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग आता है और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या आती है? अलग अलग आती है। इधर देखें तो ये कैसे होते हैं? दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते। तो दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते। तो ये कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो इसका मतलब ये है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज like
refractive index, like refractive index and electrical conductivity and electrical conductivity and electrical conductivity is same within the structure from different directions, within the structure from different डायरेक्शंस होते हैं, तो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं। तो समझिएगा इस पॉइंट को क्या है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। कैसा होता है इनका नेचर? आइसोट्रॉपिक है। याद रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और ये कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो सेम रहती है स्ट्रक्चर के अंदर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस होते हैं, ये फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग अमॉर्फस सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालोगे, किसी भी डायरेक्शन से निकालोगे, तो वो क्या निकल के आएगी? सेम निकल के आएगी। और इसकी वजह ये है कि हर डायरेक्शंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी एग्जाम्पल है वो देखिएगा, तो इसके एग्जाम्पल्स कौन है? तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल तो नहीं है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। 98% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कैसे होते हैं भाई? क्रिस्टलाइन होते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे कौन होते? इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सोल्ट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक सोल्ट है, मेटल्स है, ठीक है। ये सब इसके कौन है? एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। किसके हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। अमॉर्फस सॉलिड के जो एग्जाम्पल होते हैं, जो एग्जाम्पल्स है अमॉर्फस सॉलिड के, एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं इसके? एक तो ग्लास है। ग्लास का मतलब कांच आते हैं, सारे कांच इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी कांच हैं दुनिया में या प्रकृति में वो सब अमॉर्फस सॉलिड है। दूसरा क्या आता है? रबड़ आती है इसी के अंदर, तो रबड़ भी सारी इसी के अंदर होते हैं। तो रबर है। एंड प्लास्टिक्स वगैरह जो है वो सब कौन है? जो प्लास्टिक्स है वो भी कौन है? अमॉर्फस सॉलिड है। तो इसके एग्जाम्पल कौन है? ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स है। उसके एग्जाम्पल कौन है? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक सोल्ट है और मेटल वगैरह भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी के साथ साथ ये डिफरेंस आप लोगों का क्या होता है? समाप्त होता है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको पहले देख लेते हैं। इसने बोला है कि वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। तो ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कंसिडर करते हैं? तो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। तो क्वेश्चन है ये कि वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, कि हम ग्लास को क्यों मानते हैं कि ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। तो देखिएगा, पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, पुरानी बिल्डिंग्स होती है, उसमें ग्लास के पैनल्स लगे रहते हैं, ग्लास के हैंडल लगे रहते हैं। तो ये ग्लास के हैंडल लगे रहते थे। जिस वक्त इनको लगाते थे तो दोनों तरफ से ऊपर नीचे से सेम इनकी थिकनेस रहती थी, सेम मोटाई रहती थी। फिर जब इनको देखते हैं, इनको हैंडल को देखते हैं, ग्लास के हैंडल को, कांच के हैंडल को देखते हैं, तो ये ऊपर से क्या हो गई? ऊपर से तो बिल्कुल पतले हो गए, थिन हो गए, और नीचे से क्या हो गई? मोटे हो गए। कैसे हो गए? मोटे हो गए। तो इनकी शेप भी बदल गई। जब हम लोग बहुत पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर जो दरवाजे हैं जिनमें कांच के हैंडल लगे हुए हैं, तो हम उनको देखते हैं तो ऊपर से तो वो बहुत पतले हैं और नीचे से बहुत क्या हो गए? फैल गए, मोटे हो गए। तो इसकी वजह क्या है? तो आप ये मत सोचिएगा कि जिस वक्त ये लगाए गए थे तो ये इसी तरह के थे।
तो जिस वक्त ये लगाए गए डोर में, तो उस वक्त इनकी जो मोटाई थी वो ऊपर नीचे से और मिडल में से क्या थी, सेम थी। मगर इनको करीबन 100 साल या 150 साल या 70-80 साल हो गए, तो जिसकी वजह से ये ऊपर से तो पतले हो गए और नीचे से क्या हो गए, मोटे हो गए। तो कहने का मतलब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहे होंगे इस हैंडल के अंदर, ये सॉलिड के अंदर, उन्होंने धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ को क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू किया होगा। अब ऐसा तो नहीं कि एकदम से कर दिया है, तो ये जो चेंजेस है वो एकदम से तो सीन नहीं होते कि भाई आपने आज ही लगाया और आप आज ही, तो करीबन 10, 20, 30 साल की इसमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो ऊपर से नीचे की तरफ को मूव करना शुरू कर दिया। ग्रेविटी ने ऊपर से नीचे को खींचा और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, तो बेस पर ये क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो इसीलिए देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, कंसिडर्ड एज ए सुपर cooled liquid because it has a tendency to flow like a liquid, though very slowly, though very slowly। समझिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ग्लास है उसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड मानते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास की टेंडेंसी होती है, कांच की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो जैसे लिक्विड फ्लो करते हैं वैसे ही कांच भी फ्लो करते हैं, बस लिक्विड बहुत तेजी से फ्लो करता है और कांच जो होता है वो बहुत आराम से फ्लो करता है। तो उसके फ्लो को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इट हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो, इसकी भी टेंडेंसी होती है, कांच की भी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लाइक ए लिक्विड, लिक्विड की तरह, दो वेरी स्लोली, बहुत स्लोली ये फ्लो करता है। तो इसीलिए हम इसको सुपर कूल्ड क्या मानते हैं, लिक्विड मानते हैं। तो यदि कोई पूछ ले कि भाई ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों मानते हैं, तो आप बताना कि ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो ग्लास है वो लिक्विड की तरह फ्लो करता है। बट लिक्विड और ग्लास में फ़र्क ये है कि ग्लास जो होता है वो बहुत स्लोली फ्लो करता है, जबकि लिक्विड बहुत तेज़ी से क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसलिए हम लोग ग्लास को क्या मानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड मानते हैं। क्या मानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड मानते हैं। चलिएगा अब हम लोग आगे देख लेते हैं, कुछ और को देखते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर आ रहे हैं। किसके ऊपर आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो आपको पता है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कई, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बोलो? एक तो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा कौन होता है, कोवेलेंट सॉलिड, और तीसरा आयनिक, और चौथा कौन होता है, मेटालिक। तो अब हम लोग ले रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हैं। तो दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, क्या होते हैं, या दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स में मतलब ये कहें कि दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो दे आर ऑफ 4 टाइप्स होते हैं। तो 4 तरह के ये होते हैं। तो पहला बताइएगा, पहला कौन होता है? तो जो पहला होता है वो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो पहला कौन होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नाम ही बता रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये वो सॉलिड है जिस सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिएगा ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कौन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कौन होते हैं बोलो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अब इन मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहते हैं? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। भाई ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे तभी तो सॉलिड बनेगा ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर हो सकती है, डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है।
और तीसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनके अंदर इन तीनों में से कोई भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, या डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है सॉलिड्स की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी विशेषता क्या है। एक तो ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर नॉट वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, नॉट वेरी हार्ड होते हैं, तो नॉट वेरी हार्ड है। दूसरे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। एंड इनका लो MP एंड BP होता है, तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो इस तरह के जितने भी सॉलिड है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इनकी जो विशेषता होती है वो सॉफ्ट होते हैं, नॉट वेरी हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब है अपने अंदर से कोई करंट पास नहीं होने देते हैं। इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये कम ही तापमान पर मेल्ट और हो जाते हैं और कम ही तापमान पर ये बॉयल भी हो जाते हैं। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग क्या रहता है, पॉइंट्स रहता है। अब ये भी तीन तरह के होते हैं, तो दे आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स होते हैं। तो ये फर्दर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो पहला जो होता है उसका नाम होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो पहला कौन है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर का मतलब होता है चार्ज। क्या है पोलर का मतलब, क्या होता है, चार्ज। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स पे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हुआ, दीज आर द मॉलिक्यूलर सॉलिड विच आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल किनको कहते हैं, वो मॉलिक्यूल जिन मॉलिक्यूल्स पे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। केमिस्ट्री में 2 चीजें होती हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर होते हैं। पोलर का मतलब होता है चार्ज और नॉन पोलर का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो सिंपल कह सकते हैं कि दीज आर द मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ, these are the molecular solid, these are the molecular solid which are made up of polar molecules। तो polar molecules होते हैं। तो ये वो सॉलिड है जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखें कि भाई ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो पोलर है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो MgO तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पोलर मॉलिक्यूल है, ये MgO एक मॉलिक्यूल है। अब देखिए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। तो MgO भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो जो भी सॉलिड MgO नाम के मॉलिक्यूल से बना होगा वो सभी कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। दूसरे कौन हो सकता है, Fe2 हो सकता है, तो Fe2O3 हो सकता है। तो आयरन पे यहाँ चार्ज +3 है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। तो इस मॉलिक्यूल पे क्या है, चार्ज है, तो ये भी कैसा हुआ, पोलर मॉलिक्यूल हुआ है। इसी तरह से Fe2O3 भी हो सकता है, तो Fe2O3 हो गया। तो Fe2O3 में Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +2 है और ऑक्सीजन पे यहाँ कितना है, -2 है। तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल से जितने भी सॉलिड बने होंगे वो सभी के सभी कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे। इसी तरह से CH3 COOH नेगेटिव, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। तो पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है जिस वजह से ये चार्ज आया। तो जो भी सॉलिड इस मॉलिक्यूल से बने होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो सभी सॉलिड जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो सभी मॉलिक्यूल जिन मॉलिक्यूल्स पे क्या होता है, चार्ज होता है। बी है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये वाला दोनों एक ही दोनों लिखे गए सेम हो गए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा FeO आ जाएगा। तो आयरन के ऊपर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2 चार्ज है। तो इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड होता है।
तो ये सभी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है। तो ये जो भी सॉलिड बनाएंगे नेचर के अंदर वो सारे सॉलिड कैसे होंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। दूसरा आता है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आता है बी, वो आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो दूसरा कौन आता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आता है। तो नॉन का मतलब होता है नहीं, पोलर का मतलब होता है चार्ज। नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं, नॉट, और पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि जिन मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है उन मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल जो सॉलिड बनाते हैं उनको कहते हैं हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि दीज आर द molecular solid, these are the molecular solid which are made up of non-polar molecule। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये वो सभी सॉलिड हैं या वो सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो बने होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम उन्हें कहते हैं जिन मॉलिक्यूल पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है। तो एग्जाम्पल कौन हो गया? जैसे एक तो एग्जाम्पल आप लोगों का हो जाता है CO2 हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि ये सॉलिड बनाती है तो वो कैसा सॉलिड होगा? नॉन पोलर सॉलिड होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसी तरह से C6H6 जो बेंजीन है ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। H6 जो होता है हेक्सासल्फर भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। P4 भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नैप्थलीन भी एक नैप्थलीन, तो नैप्थलीन जो होती है वो भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एंड एंथ्रासीन जो होती है तो एंथ्रासीन भी एक नॉन पोलर एंथ्रासीन भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये सभी मॉलिक्यूल यदि सॉलिड बनाएंगे तो वो सारे सॉलिड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई वो सभी सॉलिड या वो सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड जो बने होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल से वो सभी बनाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं जिसका नाम है थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड, थर्ड है C, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ले रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। तो इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को मैं इस साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं बची है। देखिएगा नाम ही बता रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, मतलब मॉलिक्यूल तो है भाई, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल से बना है, मगर इन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, इधर इस वाले का मैं ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसको इधर लिख रहा हूं, देखिए समझिएगा, only those molecules form a hydrogen bonded molecular solid, hydrogen bonded molecular solid which are attaches through a हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है वही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। देखिए मैंने इसको आंसर यहां लिखा है, ओनली दोज मॉलिक्यूल, सिर्फ वही मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को जो आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का, एक तो वाटर है, कौन है? वाटर है H2, और दूसरा कौन है? एल्कोहल है।
दूसरा कौन है? एल्कोहल है। तो एल्कोहल जो है इसका जर्नल फॉर्मूला होता है ROH होता है। अब देखिएगा, समझिएगा, जो H2O है ये एक मॉलिक्यूल है। अब बहुत सारे वाटर में बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। अब वो मॉलिक्यूल कैसे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड से जुड़े रहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल भी किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये तो लिक्विड होता है। भैया मैं बात आइस की कर रहा हूँ, मैं इनकी सॉलिड स्टेट में बात कर रहा हूँ। तो इनको सॉलिड स्टेट में लाया जा सकता है यदि इनको फ्रीज कर दे तो हम लोग। तो ये फ्रीज करने के बाद ये भी कैसे सॉलिड बनाएंगे? मॉलिकुलर सॉलिड बनाएंगे। और आपस में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है। तो मैंने ऊपर लिखा है कि भाई वही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड बनाएंगे जो आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो वाटर जो है या आइस जो है वो कैसा सॉलिड बनाती है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड बनाते हैं। और एल्कोहल भी कैसे सॉलिड बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड है। तो ये मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब देख लीजिएगा, यहां पर हम लोग इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं। तो जो नॉन पोलर होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं, जो नॉन पोलर सॉलिड होते हैं, या पूरा ही लिख देते हैं, जो नॉन पोलर क्या होते हैं? मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं। तो नॉन पोलर जो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कौन सा रहता है? डिस्पर्जन रहता है। क्या रहता है? डिस्पर्जन फोर्स ऑफ क्या रहता है? अट्रैक्शन रहता है। तो कैसा रहता है? डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो यदि कोई पूछ ले कि भाई जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड हैं, उनमें जो नॉन पोलर मॉलिकुलर जो सॉलिड हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है? तो डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर के अंदर ये होता है। आप पोलर में देख लीजिएगा, तो पोलर यहां पर है। तो पोलर के अंदर, इधर लिख रहा हूं मैं पोलर का, तो पोलर के अंदर रहता है डाइपोल 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 डाइपोल, दो बार लिख दिया एक की जगह। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ क्या रहते हैं? अट्रैक्शन रहते हैं। तो कौन सा रहता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर रहता है डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर रहता है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होते हैं उनके बीच में रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहता है, या कहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जगह नहीं है बट यहीं पे लिख देता हूं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं तो उनमें क्या रहता है? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो क्या होता है उनके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो ठीक है, तो बताइए मेरे को, नॉन पोलर में कौन सा रहता है? डिस्पर्सन। पोलर में कौन सा रहता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डेड वालों में कौन सा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं जिसका नाम है कोवेलेंट सॉलिड है। तो कौन सा ले रहे हैं नेक्स्ट? कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। क्या नाम है कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम? नेटवर्क सॉलिड होता है। अब देखिए इसका नाम नेटवर्क सॉलिड क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो कोवेलेंट सॉलिड है इनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। और कोवेलेंट सॉलिड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि जिनसे सॉलिड बने होते हैं तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं? एटम्स होते हैं। कौन होते हैं? एटम्स होते हैं। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम्स हैं। अब इन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है इनका? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कौन सा रहता है? कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं।
क्या रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, कोवेलेंट सॉलिड पड़ा है। दूसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, इनकी जो विशेषता होती है, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एक तो ये हार्ड है, दूसरे क्या है, ये इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। और तीसरा है हाईएस्ट मेल्टिंग, हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, एग्जाम्पल्स कौन है, तो यदि हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो इसके जो एग्जाम्पल, एक तो डायमंड है, दूसरा कौन है, ग्रेफाइट है, तीसरा बकमिनिस्टर फुलरीन है, या फुलरीन जिसको शॉर्ट में कह देते हैं। तो पूरा नाम जो है इसका वो क्या है, बकमिनिस्टर फुलरीन है। दूसरा कौन है, सिलिकॉन कार्बाइड है, SiC। SiC को हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड है। एंड ALN है, कौन है, ALN है। ALN का नाम है एल्युमिनियम नाइट्राइड होता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड होता है। अब देखिए, समझिए, देखिए जो कोवेलेंट सॉलिड है इसका दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। इसका नाम नेटवर्क सॉलिड इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक होता है। इसी को हम लोग कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें एटम्स होते हैं और एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। कैरेक्टरिस्टिक इनकी हार्ड है, इंसुलेटर है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिनिस्टर फुलरीन है जिसको शॉर्ट में हम फुलरीन कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड है और ALN है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। अब देखिए ये बात याद रखनी है, स्टार पॉइंट है ये, कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज द ओनली कोवेलेंट सॉलिड, graphite is the only covalent solid which is good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से पूछा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ लेगा। तो पूछ लेता है कि भाई कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो ग्रेफाइट है। तो मैंने लिखा कि ग्रेफाइट जो है वो अकेला कोवेलेंट सॉलिड है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते, तो विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते। तो ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको पता है नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, जो डायमंड है वो हार्डेस्ट जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। तो अभी तक जो हमें सब्सटेंस पता है उन सभी में डायमंड क्या होता है, सबसे हार्ड होता है। हालांकि डायमंड से भी हार्ड चीजें हो सकती है, बट जो अभी फिलहाल पता है हम लोगों को वो यही पता है कि जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। तो इस वक्त हमें यही पता है कि डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। जो सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, जो सिलिकॉन कार्बाइड है इज द सेकेंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, इज द सेकेंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। तो जो पहला हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है वो डायमंड है और जो दूसरा हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है वो कौन है, सिलिकॉन कार्बाइड है। कौन है, सिलिकॉन कार्बाइड है। तो इसी के साथ साथ ये आप लोगों का कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, समाप्त होता है। तो कई बार पूछ लेता है कि भाई कौन सा ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो कौन है, ग्रेफाइट है। कौन है, ग्रेफाइट है। अब हम लोग तीसरा जो सॉलिड ले रहे हैं, जो थर्ड टाइप का सॉलिड है
उसका नाम होता है आयनिक सॉलिड। क्या नाम है बोलिएगा? आयनिक सॉलिड होते हैं। तो आयनिक सॉलिड देखते हैं हम लोग, तो आयनिक सॉलिड को समझते हैं। जो आयनिक सॉलिड होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं? आयंस होते हैं। कौन होते हैं? आयंस होते हैं। तो आयंस का मतलब कौन होते हैं? तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे कटायन, और कौन होंगे? अनायन होंगे। कौन होंगे? अनायन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिनसे ये आयनिक सॉलिड बना होता है वो आयंस होते हैं। और आयंस कौन कौन है यहाँ पर? कटायंस, और दूसरे कौन है? अनायंस है। तो कटायन है और दूसरे कौन है? अनायंस। तो कटायन और अनायंस होते हैं। अब देखिएगा, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, या कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या रहती है? अट्रैक्शन रहती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो आयनिक सॉलिड है उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? आयंस है। और आयंस में भी कौन है? कटायंस और अनायंस है। आपको पता है कटायंस उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अनायन हम उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन कटायन और अनायंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इसी को शॉर्ट में हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो यहां पर हम आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। अब कहेंगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कि जो दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दैट अट्रैक्शन विच इज ओरिजिनेटेड और डेवलप्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि समझे, यदि हम एक बना रहे हैं, एक सॉलिड बना रहे हैं, तो सॉलिड में को बनाने के लिए हमने दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का इस्तेमाल करा है। या कहें कि ये सॉलिड है, इस सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? पार्टिकल है। एक तो ए है और दूसरा कौन है? बी है। कौन है? एक तो ए है और दूसरा कौन है? बी होता है। बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, इधर बी नेगेटिव रहेगा। तो ये रहा। अब देखिए, तो ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? अनायंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अनायंस कहते हैं। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे केमिस्ट्री में हम लोग कटायंस कहते हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, या कहूँ कि आयनिक सॉलिड का। इस सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है। इसमें एक कटायन है और एक अनायन है। तो ये कटायन और अनायन आपस में जो जुड़ा है वो कैसे जुड़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है। या कहें कि एक कटायन और अनायन आपस में जुड़ा है आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब इनकी हम लोग क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? तो वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक तो ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। तो हार्ड है बट ब्रिटल होते हैं। तो कहने का मतलब है हार्ड तो है ये, मगर कैसे हैं ये? ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। कहने का मतलब है यदि आप इनको ऊपर से छोड़ देंगे तो दे कैन बी ब्रेक इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसीज होते हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ड तो हैं ये, कठोर तो होते हैं, मगर ब्रिटल होते हैं। यदि इनको ऊपर से छोड़ दें तो ये चकनाचूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चकनाचूर हो जाते हैं। तो देसी भाषा है चकनाचूर। तो हार्ड है कैसे? बट ब्रिटल है। दूसरे कैसे होते हैं? हाईएस्ट या हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो इनका हाई एमपी और बीपी रहता है। क्या रहता है? इनको हाई एमपी एंड बीपी रहता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है,
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट लेस देन कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। मगर कोवेलेंट सॉलिड से क्या रहता है, कम रहता है। इंसुलेटर होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन molten or aqueous स्टेट होते हैं। ठीक है, देखिए हार्ड हैं बट ब्रिटल होते हैं। आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं मगर ब्रिटल होते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, बट लेस देन कोवेलेंट सॉलिड से कम रहता है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, मतलब अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। बट कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट होते हैं। यदि इनको आप मोल्टन स्टेट में ले आए, मोल्टन स्टेट का मतलब आप इनको पिघला दें या आप इनको पानी में घोल दें, तो फिर दोनों ही स्टेट में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, तो रीज़न देखिएगा क्या होता है, रीज़न क्या होता है, रीज़न ये है कि इन मोल्टन या तो इनको पिघला दें, इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, इन मोल्टन और एक्वस स्टेट have free ions to move in their क्या स्ट्रक्चर होते। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कि भाई ये इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्टर है मोल्टन और एक्वस स्टेट में। साइंस क्या कहते हैं कि मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में इनके पास फ्रीली अवेलेबल आयंस होते हैं। क्या होते हैं, फ्रीली अवेलेबल आयंस होते हैं। तो यदि हम लोग करंट पास करेंगे, क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे, तो ये आयंस मूव करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो अच्छा आप कहेंगे कि सर सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये आयन जो हैं वो आपस में स्ट्रांगली क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो यदि आप करंट पास करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये आयंस बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। बट यदि आप लोग इनको पानी में घोल दें या आप लोग इनको पिघला दें, तो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो ये आयंस आराम से मूव करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आराम से मूव करना शुरू करेंगे तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना या करंट को अपने अंदर से पास करना भी शुरू कर देंगे। आया समझ कि नहीं आया, कि इन मोल्टन और एक्वस स्टेट हैव फ्री आयंस टू मूव इन देयर स्ट्रक्चर होते हैं। तो मोल्टन स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में भी इनके पास फ्रीली अवेलेबल आयंस होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आयंस है जो आपस में जुड़े थे वो अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे ही अलग अलग हो जाते हैं तो व्हेन वी पास ए करंट होते हैं देन दीज आयंस स्टार्ट्स टू मूव होते हैं। तो तब ये आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल्स कौन होते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, किसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं एग्जाम्पल्स आयनिक सॉलिड के लिख रहे हैं। किसके लिख रहे हैं, आयनिक सॉलिड के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पहले तो ऑल इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। तो सारे के सारे इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट है वो इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि NaCl हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में हम लोग NaCl ले लेते हैं। दूसरा कौन हो गया, Na2CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया है, AgCl हो गया है, ये और भी बहुत सारे हैं, KCl हो गया। ये सब के सब कौन है, इनऑर्गेनिक क्या है, सोल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं। दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है ओल सोल्ट ऑफ अमोनियम आयन। तो नेक्स्ट है ओल सोल्ट ऑफ अमोनियम आयंस, ओल सोल्ट ऑफ अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन के जितने भी सोल्ट हैं, तो अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 होता है, अमोनियम आयन हो गया। और इसके सोल्ट बनाए तो जैसे NH4Cl हो गया है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम ब्रोमाइड हो गया है। दूसरा हम लोग देखें तो अमोनियम सल्फेट हो गया है, तो अमोनियम सल्फेट है। तो ये सब क्या है, सोल्ट है किसके, अमोनियम आयन के।
दूसरा यदि हम और देखें तो नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उनकी जो मेटल ऑक्साइड है, उनकी क्या है, जो मेटल ऑक्साइड है वो भी आयनिक क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, या वो भी आयनिक सॉलिड बनाते हैं। जैसे कि हम लोग देख लें तो MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो Mg कौन है, एस ब्लॉक का मेंबर है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड है यहाँ पर। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये मेटल ऑक्साइड है, किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट का। दूसरा Na2CO3 हो गया है, सोडियम का ऑक्साइड हो गया है, Na2O हो गया, सॉरी सोडियम ऑक्साइड हो गया है, K2O हो गया है, K2O हो गया है। एंड यदि हम लोग देखें कैल्शियम ऑक्साइड हो गया है। ये सब के सब क्या है, मेटल ऑक्साइड है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो मेरे विद्यार्थियों इसका एग्जाम्पल है ऑल इनऑर्गेनिक सोल्ट, जैसे कि NaCl हो गया, Na2CO3 हो गया है, AgCl हो गया है, CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑल सोल्ट ऑफ अमोनियम आयन है, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया है। मेटल ऑक्साइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे कि K2O हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड है। ये सब के सब क्या है, आयनिक सॉलिड होते हैं, या कहें कि ये सभी के सभी क्या बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं। कैसे सॉलिड बनाते हैं, आयनिक। तो जो पेपर में पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से, वो यही पूछा जाता है कि भाई जो आयनिक सॉलिड है, जो आयनिक सॉलिड है वो इंसुलेटर क्यों होते हैं सॉलिड स्टेट में, और कंडक्टर क्यों होते हैं मोल्टन और एक्वस स्टेट में। तो इसका सीधी वजह यह है कि सॉलिड स्टेट में आयन्स आपस में जुड़े रहते हैं, और जब आयन्स आपस में जुड़े रहेंगे तो जब भी हम करंट पास करेंगे तो ये आयन बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कहें या कहें आयनिक बॉन्ड से कहें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहे। बट जैसे ही हम इनको पिघला देंगे, मोल्टन स्टेट में ले आएंगे, या कहें कि जैसे ही हम लोग इनको पानी में डाल देंगे तो ये आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जैसे ही आयंस दूर दूर होंगे तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो इन आयंस मूव करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। चलिए नेक्स्ट और आखिरी हम लोग ले रहे हैं आज के लिए, जिसका नाम है मेटालिक, क्या है, मेटालिक सॉलिड होते हैं। तो नेक्स्ट क्या ले रहे हैं हम लोग, मेटालिक सॉलिड देखते हैं। तो मेटालिक जो सॉलिड होते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मेटालिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं इसके, अच्छा एक स्टार पॉइंट और सुनिएगा यहाँ पर, इसी में किसमें, आयनिक सॉलिड में देखिएगा इनका हाई MP एंड BP रहते हैं, इनका भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बट लेस देन शायद मैं बता भी चुका हूँ इसी में, बट लेस देन कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, बट लेस देन कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, कौन होते हैं, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मगर कोवेलेंट सॉलिड से क्या रहता है, कम रहता है। आपको बताऊं कि जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कोवेलेंट सॉलिड का ही होता है। किसका होता है, कोवेलेंट सॉलिड का होता है। तो बताइए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं किसके, मेटालिक सॉलिड के, वो कौन होते हैं, कर्नल्स होते हैं। कौन होते हैं भाई, कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं। अब कहेंगे सर कर्नल्स क्या होते हैं, भैया ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है। तो कर्नल क्या होते हैं, कटायन होते हैं, कटायन हैविंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कटायन हैविंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, cation having a stable electronic configuration and mobile इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटालिक सॉलिड होते हैं, मेटालिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कटायन होते हैं। कौन होते हैं, कटायन होते हैं, जिनका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और दूसरे कौन होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कटायन
जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो और मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो, इनको केमिस्ट्री में हम लोग कर्नल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल्स कहते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर बनाए इधर छोटा सा, इधर ही बना रहे, तो देखिएगा जैसे Na पॉजिटिव है, इधर भी सोडियम का स्ट्रक्चर बना रहे, Na पॉजिटिव है और ये Na पॉजिटिव है, तो ये Na पॉजिटिव है। तो इस तरह से 3 से ही बना लेते। इधर भी Na पॉजिटिव है क्योंकि ये सोडियम का क्रिस्टल है, तो Na पॉजिटिव है और ये क्या है? Na पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इधर देखिए, अब ये Na पॉजिटिव कब आया है? जब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा होगा? लॉस करा होगा। इसने भी ऐसे ही करा है, तो Na पॉजिटिव आया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करा है, इसने भी किया है और इस तरह से इसने भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लॉस किया है। अब ये देखिए, ये कौन है? कटायन है। बोलो, ये कटायन है कि नहीं? क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको कटायन कहते हैं। और कैसा है? कटायन है जिसका क्या है? कटायन जिसका क्या है? अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। अब कहेंगे सर समझाइए कैसे है? अब देखिएगा कैसे। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 281 होता है। 281 होता है कि नहीं होता है? अब ये अनस्टेबल है सोडियम, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का। अब यहाँ पर Na प्लस है, तो Na प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है? लॉस करा। अब लॉस करते ही क्या बन गया? ये 28 बन गया है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी एटम के या किसी भी आयन के आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कटायन और आयन कैसा होता है? अस्टेबल होता है। तो एक कटायन तो है इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए है क्योंकि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। थे तो एक, बट ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। अब कहेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वो एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर है। अब ये तो कटायन हो गया जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्ट्रक्चर के अंदर कौन है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। कौन है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते रहते? मूव करते रहते। क्या करते रहते? मूव करते रहते। तो ये कटायन है जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और अंदर ये कौन है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। कटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को ही, या कहें कि कटायन जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को ही हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? कर्नल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल्स कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि कटायन हैविंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इनके बीच में क्या होता है? मेटालिक, क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? मेटालिक बॉन्ड होते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अब देखिए मेटालिक सॉलिड है, तो मेटालिक सॉलिड में जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे होंगे? मेटालिक बॉन्ड होंगे। अब कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है? समझाइए। देखिए कटायन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक वीकली या बड़ा कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि कटायन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव है। तो इन कटायन के बीच में और इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी एक हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या हम लोग वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इनकी विशेषता क्या होती है? तो यदि हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इनकी? एक तो ये कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब ये होता है कि आप लोग इनको थिन शीट में या पतली पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मेलेबल होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। इनका हाई एमपी एंड बीपी रहता है। इनका हाई एमपी एंड बीपी रहता है। तो इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या रहता है? पॉइंट रहता है। बट लेस देन कोवेलेंट सॉलिड होता है। बट इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कोवेलेंट सॉलिड से कम रहता है, बट लेस देन कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। अब दूसरा क्या होता है? कंडक्टर इन सॉलिड, कंडक्टर इन सॉलिड as well as in molten स्टेट। तो ये कंडक्टर होते हैं
सॉलिड स्टेट में भी और किस में, मोल्टन स्टेट में भी। तो यदि आप इनको पिघला देंगे तो तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे या अपने अंदर से करंट को पास होने देंगे। यदि ये सॉलिड स्टेट में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है तो तब भी ये कंडक्टर है, इसका मतलब है तब भी अपने अंदर से करंट को क्या होने देते हैं, पास होने देते हैं। तो कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट होते हैं। बिकॉज क्यों होते हैं भाई, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, because they have free electrons in their structure, because they have free electrons in their structure that can be easily moved. तो that can be या कहीं because they have free electrons या they ऐसा भी कह सकते हैं because they have फ्री की जगह के ब्रैकेट में हम लोग मोबाइल भी लिख सकते हैं। तो ये इसलिए कंडक्टर है, इसलिए करंट को पास करते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहें या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर, और दोनों ही स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं, दोनों ही स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और मोल्टन स्टेट में भी होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ऑल मेटल्स है। कौन है, ऑल मेटल्स है। तो प्रकृति में जितने भी मेटल्स हैं, एक दो एक्सेप्शन होगा उसको छोड़ के, तो प्रकृति में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मेटालिक सॉलिड बनाते हैं या मेटालिक सॉलिड होते हैं, और सारे के सारे कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में भी एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट में भी होते हैं। तो चलिएगा इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। जो मेटालिक सॉलिड है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कर्नल्स हैं। तो कर्नल्स क्या होते हैं, कटायन हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये क्या है, कटायन है क्योंकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अंदर स्ट्रक्चर में, तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। और इन दोनों को मिलाकर के केमिस्ट्री में हम कर्नल्स कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है इनके बीच में, मेटालिक बॉन्ड भी कह सकते हैं या वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में ये मेलेबल होते हैं, इनसे आप लोग पतली पतली शीट बना सकते हैं। व्हेन यू आर बीटन विद हैमर होते हैं, तो जब आप इनको हथौड़ों से पीटोगे या हथौड़ों से इनको बीट करोगे तो तब इनको पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल है, इनसे तार बनाए जा सकते हैं। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बट लेस देन कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट है, कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में भी मोल्टन स्टेट में भी, क्योंकि दोनों ही स्टेट में इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर है। एग्जाम्पल कौन है इसका, मेटल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल कौन है इसका, मेटल्स है। अब हम एक नोट ले रहे हैं और इस नोट को समझते हैं क्योंकि इस नोट से बड़े क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिएगा चलिएगा। तो नोट में देखते हैं कि नोट में हम लोग क्या लिख रहे हैं। चलिए चलिएगा देखिएगा नोट क्या है। एक नोट लगा रहे हैं, नोट में लिख रहे हैं हम लोग अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या स्ट्रेंथ होते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ होते हैं। ये इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ कहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या कहें, फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन। तो हम लोग अलग अलग तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड को अरेंज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ कहें या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहें, क्या कहें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहें। देखिए सबसे पहले जो आता है वो नॉन पोलर आता है। कौन आता है, नॉन पोलर आता है। अब नॉन पोलर जो होता है इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है वो डिस्पर्जन रहती है। क्या रहती है, डिस्पर्जन। पूरा इसको कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
नॉन पोलर के बाद आता है पोलर। कौन आता है? पोलर आते हैं। तो पोलर पहले आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर कौन आता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आता है, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनके अंदर आता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आता है। तो डाइपोल डाइपोल क्या आता है? इंटरैक्शन, या कहीं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। आगे इसके बाद कौन आता है? थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आते हैं। कौन आते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आते हैं। एम से यहाँ सॉलिड, एम से बना है मॉलिक्यूलर, शॉर्ट में मॉलिक्यूलर को मैं एम लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसके बीच में जो होती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है? बॉन्ड बनते हैं। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये तीनों किसके टाइप है? ये तीनों टाइप हैं किसके? मॉलिक्यूलर सॉलिड के। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे जो कमजोर होता है, क्या सबसे कमजोर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सबसे जो कम स्ट्रेंथ होती है वो मॉलिक्यूलर किसकी होती है? सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी सबसे कम किसकी होती है? नॉन पोलर की। नॉन पोलर के बाद क्या आते हैं? थोड़े पोलर वालों की होती है। पोलर के बाद तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वालों की होती है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है आयनिक आता है। कौन आता है? आयनिक सॉलिड आते हैं। तो आयनिक सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है वो तुमको पता ही है, वो आयनिक क्या रहती है? बॉन्ड रहती है। या आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। आयनिक बॉन्ड के बाद आता है, या आयनिक सॉलिड के बाद आता है मेटालिक सॉलिड आता है। कौन आता है? मेटालिक सॉलिड आता है। तो मेटालिक सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में क्या बनते हैं? मेटालिक बॉन्ड बनते हैं। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, या जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो किसके अंदर रहती है? कोवेलेंट सॉलिड के अंदर रहती है। तो किसके अंदर रहती है? कोवेलेंट सॉलिड। तो क्या है? कोवेलेंट सॉलिड है। तो यदि हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सबसे लीस्ट एमपी और बीपी किसका होगा? नॉन पोलर का होगा। और जो हाईएस्ट एमपी और बीपी होगा वो किसका होगा? जो हाईएस्ट एमपी और बीपी होगा वो किसका होगा? कोवेलेंट सॉलिड का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नॉन पोलर में, नॉन पोलर से थोड़ा ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में, और ये तीनों टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड के। उसके बाद आयनिक सॉलिड आता है। आयनिक सॉलिड के बाद मेटालिक सॉलिड आता है। मेटालिक के बाद कोवेलेंट सॉलिड आता है। और जो कोवेलेंट सॉलिड है इसका हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस चीज़ का उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा तो उस चीज़ का उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि भाई मैटर कितने तरह के होते हैं, फिर हम लोगों ने डिफरेंस लिया क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड में, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिए, और इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को विराम देते हैं क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है पहले से। आज के लिए धन्यवाद।